हेलो दोस्तों। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है ग्रोथ। हर कोई बंदा चाहता है कि वो अपने काम में ग्रो करे, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें वो ग्रो करे। तो ग्रोथ किसकी होती है? क्या उसकी होती है जिसके पास डिग्री होती है? नहीं, तो ग्रोथ उसी की होती है जिसके पास डिग्री के साथ साथ रिक्वायर्ड स्किल्स हो। अगर रिक्वायर्ड स्किल्स आपके पास नहीं है तो आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। इसमें आपको टाइम टू टाइम अपनी ग्रोथ को बढ़ाना पड़ता है, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना पड़ता है, टाइम टू टाइम आपको खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। तो दोस्तों, जब भी कोई बच्चा नर्सिंग में आता है तो आने के 3-4 साल के बाद, 3-4 साल की स्टडी करने के बाद उनके माइंड में बस एक ही चीज़ रहती है कि पैसा कब आएगा। 3-4 साल किसी भी तरह बस एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम आराम से जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे और बस लाइफ सेट। लेकिन नहीं, यहाँ पे लाइफ सेट नहीं होती है। अगर आप जीएनएम करके बीएससी करके हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हो तो आप ये मत सोचिए कि आपकी जो लाइफ है वो सेट हो गई। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। दोस्तों, क्या आपको पता है ओनली 13.5% ऐसे लोग हैं जो नर्सिंग के बाद अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं। बाकी जो 73% लोग हैं वो मास्टर्स क्यों नहीं करते? देयर आर मैनी रीज़न। ऐसा क्यों होता है कि लोग मास्टर नहीं करते? तो एक तो जॉब करने के बाद हमारा इंटरेस्ट कम रह जाता है पढ़ाई की तरफ। दूसरी, फिर हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती है और उसके साथ साथ हमारी एज भी काफ़ी हो जाती है, जिसके बाद हम सोचते हैं कि चल छोड़ यार। तीसरी चीज़ है पैसा। पैसा जो है बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि यार छोड़, क्या फिर पैसे लगाएंगे, कब फिर मास्टर्स करेंगे, छोड़ यार, इससे अच्छा है कि हम रेगुलर हॉस्पिटल में चलते रहें। तो इसके साथ क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन आप मेरी फैमिली की तरह हो, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे सुनने वाले या देखने वाले जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनकी भी ग्रोथ रुक जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनकी सबकी ग्रोथ रुक जाए। तो इसीलिए आपकी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए एक आज आपके लिए मैं कोर्स लेके आया जिसका नाम है NPCC। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने इसकी बात करी थी तो काफ़ी सारे दोस्तों का अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि हमें बताओ NPCC क्या होता है, कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो है और ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इंडिया में रह के काम करना चाहते हो तो दोस्तों, NPCC कोर्स, जिसका पूरा नाम है नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, ये जो कोर्स है वो आजकल इंडिया में हर जगह पे अलग अलग स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो NPCC कोर्स करवाते हैं। ये अभी रिसेंट ही कोर्स शुरू हुआ है, लेकिन बहुत लोग ये कोर्स कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अपने प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है। तो आज हम इसी कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये कोर्स आप कैसे कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, क्या क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या क्या इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया चाहिए, कहाँ कहाँ पे इसके बाद आप जॉब कर सकते हो और कितने पैसे आप अर्न कर सकते हो ये कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल में ज्वाइन करके। तो ये सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो ये वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपको क्राइटेरिया चाहिए ये कोर्स करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं NPCC कोर्स क्या होता है। NPCC, जिसका पूरा नाम है नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, नाम से ही हमें कंफर्म हो रहा है क्रिटिकल केयर। इसमें क्या होता है कि आप ICU में स्पेशलिस्ट हो जाते हो, तो इसके बाद आपका जो रैंक है वो भी बढ़ जाता है। तो इसके बाद आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो काफ़ी सारे काम है जो नर्सिंग स्टाफ से अलग से आप कर सकते हो, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि NPCC कोर्स करने के लिए आपको क्या मैंडेटरी है। तो अगर आप NPCC कोर्स करना चाहते हो तो ये कोर्स ओनली BSc नर्सिंग वालों के लिए और पोस्ट बेसिक जिन्होंने कर रखी है उनके लिए। अगर आपने ओनली GNM करा है तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आपने GNM करा है उसके बाद आप पोस्ट बेसिक करते हो, पोस्ट बेसिक करने के बाद आप ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो BSc या पोस्ट बेसिक में आपके कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। 55% नंबर से ऊपर अगर आपके नंबर है तो ही आप ये कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। तो सेकेंडली अगर बात करें कि ये कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, ये कोर्स होता है 2 साल का। इसमें 20% जो है थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, बाकी 80% जो है वो प्रैक्टिकल वर्क होता है।
तो दोस्तों 2 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट ईयर में इसमें आपके 6 सब्जेक्ट आएंगे, टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, जिसमें थ्योरेटिकल बेसिस फॉर एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग होगी आपकी, देन आपकी रिसर्च एप्लीकेशन एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन क्रिटिकल केयर होगा। फिर थर्ड पे आपका एडवांस स्किल इन लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीचिंग के ऊपर होगा। फोर्थ पे आपका एडवांस फिजियोथेरेपी अप्लाइड क्रिटिकल केयर होगा। नेक्स्ट आपका एडवांस पल्मोनोलॉजी रेलेवेंट इन क्रिटिकल केयर होगा। एंड लास्ट पे आपका होगा एडवांस हेल्थ असेसमेंट एंड फिजिकल असेसमेंट इन क्रिटिकल केयर। तो अगर सेकंड ईयर की बात करी जाए तो सेकंड ईयर में आपका फाउंडेशन का सब्जेक्ट हो गया, फिर क्रिटिकल केयर नर्सिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको इसमें आएंगे, ये जो आपने 2 साल में पढ़ने होते हैं। तो दोस्तों अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है कुछ, वहाँ पे भी जा सकते हो और आप प्राइवेट में भी कर सकते हो। और दोस्तों एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट क्लियर करना होता है और उसके बाद एक इंटरव्यू जो है वो क्लियर करनी होती है। उसके बाद आपके रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो मेरिट लिस्ट पे अगर आपका नाम आता है तो फिर ही आप जो कोर्स कर सकते हो। तो अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, जो इसकी फ़ीस है वो 2.5 to 3 लाख तक होती है, मतलब 2.5 से 3 लाख रुपए आपकी जो फ़ीस है वो टोटल लग सकती है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है, वैसे नॉर्मली इतनी फ़ीस आपकी लगती है। 2.5 to 3 लाख आप मान के चलोगे, इतनी फ़ीस लगेगी आपकी अगर आपने ये कोर्स करना है तो दोस्तों अगर बात की जाए क्लिनिकल प्रैक्टिस की, कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान आपको कहाँ कहाँ पे ड्यूटीज़ करनी होती है, कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपको भेजते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसमें टोटल 44 वीक्स आपकी जो ड्यूटी है वो लगाते हैं। इसमें से फर्स्ट जो 12 वीक्स होते हैं उसमें आपको मेडिकल आईसीयू में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले 12 वीक आपको सर्जिकल आईसीयू में ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 वीक्स होते हैं वो आपको कार्डियो और सीटीबीएस, मतलब कार्डियो मतलब कि सीसीयू और सीटीबीएस में 8 महीने के लिए आपको रखा जाता है। उसके बाद 6 वीक्स में आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी करनी होती है। तो नेक्स्ट जो एंड वाले 6 वीक है उसमें आपको न्यूरो आईसीयू या यहाँ पे बर्न वाले पेशेंट आते हैं वहाँ पे या डायलिसिस यूनिट में ड्यूटी करनी होती है। ऐसे ही ये 44 वीक कंप्लीट होते हैं। तो उसके बाद फिर जो सेकेंड ईयर में सेम ही 44 वीक्स आपकी फिर से ड्यूटी लगती है। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क ही बताया जाता है और आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना देते हैं इस वाले कोर्स में। तो दोस्तों आप सोचते होंगे कि यार नॉर्मल अगर हम आईसीयू में काम करते तो वहाँ पे भी तो हम बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये कोर्स की ज़रूरत क्यों है? तो दोस्तों इसमें आप एक्सपर्ट तो होते ही हो, इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे प्रिविलेज मिल जाते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्स करने के बाद जब भी आप हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो आपको अथॉरिटी होती है कि आप पेशेंट का उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हो, जो कि नॉर्मल नर्स के हाथ में नहीं होता कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अपने से रेफ़र करना। और किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। लैब टेस्ट आप भेज सकते हो और लैब इन्वेस्टिगेशन जो आती है अगर उनमें से कोई भी चेंजेस होता है, कोई भी लैब इन्वेस्टिगेशन ऊपर नीचे होती है तो उसको आप अपने हिसाब से मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पेशेंट का पोटेशियम कम हो जाता है या पेशेंट का सोडियम कम हो जाता है तो उसमें आप अपने से उसकी इंटरवेंशन कर सकते हो, मतलब उनको इंजेक्शन KCL दिलवा सकते हो, या फिर अगर सोडियम कम हो जाता है तो 3% सलाइन आप इन्फ्यूज़ करवा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने से कर सकते हो। अगर ABG की बात करें, अगर ABG में उसकी जो वैल्यूज़ डी रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी की कोई दिक्कत हो रही तो आप वहाँ पे बाईपैप लगवा सकते हो। पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो वहाँ पे आप पेशेंट को बाईकाप दिलवा सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने से, आपको प्रिविलेज होती है कि आप इस चीज़ों की इंटरवेंशन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें यही सब सिखाते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ की प्रिविलेज होती है कि आप ये सब चीज़ों के लिए आप प्रिविलेज होते हो कि आप ये सब चीज़ों के लिए ऑर्डर दे सकते हो। तो ऑलमोस्ट इस कोर्स के बारे में हमने हर चीज़ देख ली है। अभी काफ़ी सारे दोस्तों के मन में होगा कि हाँ यार ये कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे दिमाग में एक ही सवाल आएगा कि यार ये कोर्स कहाँ पे होता है। तो डोंट वरी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्स कहाँ कहाँ पे होता है। तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये कोर्स अवेलेबल है अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आप तमिलनाडु वाली साइड पे रह रहे हो तो वहाँ पे भी PSG कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप चेन्नई वाली साइड में हो तो काफ़ी सारे कॉलेज है, लेकिन मेन कॉलेज जो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे चेन्नई है वहाँ पे श्री बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में होता है। अगर आप असम वाली साइड पे हो तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पे होता है।
अगर आप हरियाणा से हो तो पानीपत में एक कॉलेज है वेद नर्सिंग कॉलेज, वहाँ से होता है। अगर आप पंजाब से हो तो लुधियाना में एक कॉलेज है DMC जिसको हम बोलते हैं दयानंद मेडिकल कॉलेज, या फिर एक फरीदकोट वाली साइड पे कॉलेज है जिसका नाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। और अगर आप यूपी से हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक FH कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर एक कॉलेज है पन्ना दाइमा नर्सिंग कॉलेज, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर रोहिखंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप UK से हो, मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, UK जो उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड से हो तो वहाँ पे भी हिमालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ से आप कर सकते हो। या पाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपको कॉलेजेस तो पता चल गए कहाँ कहाँ पे है। अभी हमारे सबके मन में यही होता है कि यार अगर हम इतने पैसे लगा लेंगे, इतने पैसे लगाने के बाद हम कितनी सैलरी ले सकते हैं। तो अगर आप गूगल करते हो इसकी सैलरी के लिए कि इसकी कितनी सैलरी है, जो गूगल पे नॉर्मल जो सैलरी बताई हुई है 9,80,522 पर एनम। एक साल में आप 9 लाख तक कमा सकते हो अगर आप ये कोर्स करते हो। तो अप्रॉक्स आप लगा लो कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो तो आराम से आपको स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हो NPCC के तो आप आराम से 50-60,000 कमा लोगे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा तो वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, 70-80 तक, 80 या 90 तक भी आपको सैलरी मिल सकती है दोस्तों। इसलिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये करने के बाद, और काफ़ी अच्छा पैसा भी आप अर्न कर सकते हो दोस्तों। आई होप कि आज के इस टॉपिक से आपको NPCC के रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपके सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी आपने सोचना है कि आप NPCC ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। अगर करना चाहते हो तो ज़रूर करो। अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हो तो NPCC जो कोर्स है वो बहुत अच्छा कोर्स है, इससे आपका रैंक भी बढ़ जाएगा और जो नॉर्मल नर्सिंग स्टाफ है उनसे पोजीशन भी आपकी ऊपर हो जाएगी। आप ऑर्डर दे सकते हो, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, कुछ मेडिसिन भी ऐसी है नॉर्मल जो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, ज़रूर करो। तो दोस्तों आई होप कि NPCC के रिगार्डिंग आपको और कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।